ओम नमः शिवाय। आज हम बात करेंगे उस योग की या दोष की जिससे सबसे ज्यादा जातक डरते हैं, या यूं कहिए कि उन्हें डराया जाता है। ज्योतिष, प्राचीन ज्योतिष में केंद्रुम योग या दोष ऐसा योग या दोष माना जाता है जिससे जातक की सारी अर्जित की हुई संपत्ति और भौतिक संपदा एक दिन उससे छिन जाती है। यह योग चंद्रमा से बनता है। और आज हम बात करेंगे कि ये केंद्रुम दोष किन स्थितियों में बनता है, किन स्थितियों में भंग होता है और किन स्थितियों में इसको निष्प्रभावी मानना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहे। तो चंद्रमा से बनने वाला यह योग या यह दोष इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इसके बारे में पहले हम जान लें। क्योंकि हमारा जो प्राचीन ज्योतिष है वो चंद्र कला पे आधारित है। नक्षत्र शास्त्र जो है वो सारे चंद्रमा पे और उनके विभिन्न नक्षत्रों पर आधारित है। तो चंद्रमा से बनने वाले योग और दोष जो होते हैं वो हमारे प्राचीन ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माने जाते थे। जैसे अनफा योग, सुनफा योग, दुरुधरा योग, गजकेसरी योग, यामिनीनाथ योग, ये 4-5 महत्वपूर्ण योग ऐसे हैं जो चंद्रमा की स्थितियों से बनते हैं। और यदि इनमें से कोई योग नहीं बनता है तब बनता है केंद्रुम योग या दोष। तो केंद्रुम योग, इसके अलावा एक शकट दोष भी है, लेकिन वह इन स्थितियों के बावजूद भी बन सकता है। केंद्रुम दोष एक ऐसा दोष है जो ये सारे योग अगर न बनते हों तो बन जाता है। तो हम जान लेते हैं कि किन स्थितियों में बनता है और किन स्थितियों में भंग हो जाता है। तो यदि चंद्रमा जिस घर में है उसके पहले कोई घर ना हो, कोई ग्रह ना हो, उसके साथ कोई ग्रह ना हो, उसके आगे कोई ग्रह ना हो और उसके सामने कोई ग्रह ना हो, तब ये योग बनता है या दोष इसको कहें। हम इस वीडियो में इसको दोष कह के ही बात करें। तो केंद्रुम दोष तब बनता है जब चंद्रमा के पहले भाव में, चंद्रमा के पिछले भाव में, चंद्रमा के अगले भाव में और चंद्रमा के 7वें भाव में, यानी सामने कोई ग्रह ना हो। शुभ ग्रह, सामने जब बात करते हैं तो शुभ ग्रह की बात करते हैं। तो वहां शुक्र, गुरु और बुध की बात करते हैं। गुरु और शुक्र सर्वदा शुभ ग्रह है और बुध है स्थितियों के हिसाब से शुभ या पाप ग्रह हो जाता है। केंद्रुम दोष में जो हम बात करते हैं कि चंद्रमा के साथ, चंद्रमा के आगे, चंद्रमा के पीछे और चंद्रमा के सामने, जो इन ग्रहों की बात करते हैं, यहाँ राहु, केतु और सूर्य को अपवाद मानते हैं। राहु केतु चूंकि छाया ग्रह है और सूर्य को भी यहाँ पे अपवाद मान लिया जाता है। तो आप समझ गए कि चंद्रमा अगर अकेला हो तो केंद्रुम योग बनता है। अब किन स्थितियों में योग भंग हो जाता है, तो हम इस बात को हर लग्न के हिसाब से बता, एक एक लग्न शुरू करके बता देते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और अंत में कुछ और बता देंगे। जैसे मान लीजिए मेष लग्न है, पहला लग्न मेष लग्न। मेष लग्न में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होता है, केंद्र का स्वामी होता है। तो यदि मेष लग्न में चंद्रमा अपने ही घर में, चौथे घर में, अपने घर में बैठ के और अकेला हो, यानी केंद्रुम दोष में हो, यानी उसके पहले भाव और दूसरे भाव में कोई ग्रह ना हो, सामने कोई शुभ ग्रह ना हो, तो केंद्रुम दोष बनेगा तो, लेकिन भंग हो जाएगा। दूसरा, चंद्रमा यदि अपनी उच्च राशि में, यानी कि दूसरे घर में वृष राशि में स्थित हो और केंद्रुम दोष बन रहा हो तो भी योग भंग हो जाएगा। जल्दी जल्दी बात करते हैं ताकि वीडियो छोटा रहे और आप समझ लें। वृष लग्न की बात करें। वृष लग्न में यदि चंद्रमा लग्न में ही स्थित हो, वृष लग्न में चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होता है, तो यदि लग्न में ही चंद्रमा स्थित हो तो ये दोष स्वतः भंग हो जाता है। मिथुन लग्न में बात करें। मिथुन लग्न में चंद्रमा यदि उच्च का भी हो तो यह दोष बनता है, यानी द्वादश में चंद्रमा अगर उच्च का होकर केंद्रुम दोष बना रहा है तो भंग नहीं होगा। मिथुन लग्न में यह स्थिति तभी भंग हो सकती है जब चंद्रमा शुक्र की सीधी दृष्टि पे हो,
तो सीधी दृष्टि पे तो वैसे भी केमद्रुम दोष भंग हो जाएगा। अच्छा, यदि गुरु से दृष्ट हो चंद्रमा, गुरु की नवम पंचम दृष्टि पे हो तो भी ये दोष भंग नहीं होगा। मिथुन लग्न में यह दोष बना रहेगा। एक ही स्थिति में यह दोष भंग हो सकता है कि चंद्रमा दूसरे भाव यानी धन भाव में बैठ के और केमद्रुम दोष बना रहा हो तो यह दोष भंग हो सकता है। अच्छा, अब चौथा लग्न कर्क लग्न। कर्क लग्न में चंद्रमा लग्नेश होता है। कर्क लग्न में अगर चंद्रमा लग्न में बैठा हो अपनी राशि में तो भी यह दोष भंग हो जाएगा, क्योंकि यामिनी नाथ योग बनता है। उसके बाद चंद्रमा यदि एकादश भाव में उच्च का होकर बैठा हो तो भी यह दोष भंग हो जाएगा। उसके बाद चंद्रमा यदि पंचम भाव में नीच का होकर बैठा हो तो भी यह दोष भंग हो जाएगा। उसके अलावा यदि चंद्रमा नवम भाव में यानी कि मीन राशि में बैठा हो तो भी यह दोष भंग हो जाएगा। इसके अलावा यदि गुरु इस कुंडली में भाग्येश होता है तो कर्क लग्न में गुरु की दृष्टि पे चंद्रमा नवम या पंचम दृष्टि पे हो तो यह दोष भंग हो जाएगा। मंगल इस कुंडली में सबसे कारक ग्रह है। मंगल की चतुर्थ या अष्टम दृष्टि पे चंद्रमा यदि बैठा हो तो यह दोष भंग हो जाएगा। सप्तम दृष्टि की बात मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि सप्तम दृष्टि पे होता तो ये दोष बनता ही नहीं, लेकिन अगर चतुर्थ या अष्टम दृष्टि पे मंगल के है तो यह दोष भंग हो जाएगा। उसके बाद सिंह लग्न में बात करते हैं। सिंह लग्न में चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है या लग्नेश का मित्र है, लेकिन सिंह लग्न में यदि चंद्रमा उच्च का भी हो, दशम भाव में उच्च का होकर बैठा हो, एक द्वादश भाव में स्वराशि में बैठा हो तो भी यह दोष बनता है। एक ही स्थिति में यह दोष भंग हो सकता है कि चंद्रमा जो है वो केंद्र के किसी भाव में बैठा हो और गुरु या मंगल की दृष्टि पे हो, गुरु की पंचम नवम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ अष्टम दृष्टि। केंद्र में बैठा हुआ चंद्रमा यदि गुरु या मंगल की गुरु की पंचम नवम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ और अष्टम दृष्टि पे हो तब यह दोष भंग होता है। यहाँ आप याद रखें बार बार कि मैं सप्तम दृष्टि की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि सप्तम दृष्टि पे तो वैसे ही केमद्रुम दोष नहीं बनता है। अगला लग्न कन्या लग्न, छठा लग्न। कन्या लग्न में चंद्रमा एकादश भाव का स्वामी होता है, यह स्वभाव से पापी हो जाता है। तो यदि कन्या लग्न में चंद्रमा उच्च का होके नवम भाव में बैठा हो तब यह दोष एकादश भाव का स्वामी अपने स्थान से एकादश जाके बैठ गया तो यह दोष स्वतः भंग हो जाएगा। इसके अलावा यदि चंद्रमा अपनी ही राशि में एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो भी यह दोष भंग हो जाएगा। अन्य सारी स्थितियों में यह दोष बना रहेगा। गुरु की दृष्टि पे हो तो भी, मंगल की दृष्टि पे हो तो भी। इसके अलावा यदि अब आप कहें शनि की दशम दृष्टि पे, तो शनि की दशम दृष्टि पे होने के बावजूद यह विष योग बनता है तो केमद्रुम दोष तो नहीं है, लेकिन यह दोष बना देता है। तो मेरे अनुभव में यह नहीं आया है कि कन्या लग्न में या किसी भी लग्न में जिसमें शनि कारक हो उसकी दशम दृष्टि पे बैठा हुआ चंद्रमा की केमद्रुम दोष भंग हो रहा हो, या तृतीय दृष्टि पे बैठा हुआ चंद्रमा के से केमद्रुम दोष भंग हो रहा है। मतलब शनि की दृष्टि से केमद्रुम दोष नहीं भंग होता है। सप्तम दृष्टि की बात नहीं करेंगे, सिर्फ तीसरी और दशम दृष्टि की बात करेंगे। इसके बाद तुला लग्न। तुला लग्न में चंद्रमा दशमेश होता है। तुला लग्न में चंद्रमा यदि दशम भाव में हो तो यह दोष भंग हो जाएगा। इसके अलावा चंद्रमा यदि अष्टम भाव में उच्च का भी होकर बैठा हो तो यह दोष बनता है, और किसी स्थिति में यह दोष नहीं भंग होता है। इसके बाद हम बात करेंगे वृश्चिक लग्न की। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा भाग्येश है, और चंद्रमा यदि भाग्येश होके भाग्य भाव में ही बैठा हो तो यह दोष भंग हो जाएगा। चंद्रमा यदि पंचम भाव में वृश्चिक मीन राशि में बैठा हुआ हो तो भी यह दोष भंग हो जाएगा। सप्तम भाव में वृष राशि में बैठा हो तो भी यह दोष भंग हो जाएगा। और इसके अलावा वृश्चिक लग्न में चंद्रमा कहीं भी बैठा हो और यदि गुरु की पंचम नवम दृष्टि पे या
मंगल की अष्टम और चतुर्थ दृष्टि पे बैठा हो तो यह दोष भंग हो जाता है। अगला लग्न है धनु लग्न। धनु लग्न में चंद्रमा अष्टम भाव का स्वामी होता है। यह लग्नेश का अति मित्र है, लेकिन इस भाव में, यहाँ इस लग्न में भी चंद्रमा यह दोष बनाता है। एक स्थिति ऐसी बनती है कि चंद्रमा लग्न में हो और गुरु चंद्रमा के भाव अष्टम भाव में हो, तब यह दोष कुछ क्षीण तो होता है लेकिन भंग नहीं होता है। इसके अलावा किसी भी स्थिति में चंद्रमा यदि होता है तो यह दोष बनता ही बनता है धनु लग्न। अगला जो मकर लग्न है, मकर लग्न में चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, कलत्र भाव का स्वामी है। चंद्रमा दोषी इस लग्न में पाप प्रभाव देने वाला बन जाता है। तो यदि मकर लग्न में चंद्रमा यदि पंचम भाव में उच्च का होकर बैठा हो तब यह दोष भंग होता है। बाकी सारी स्थितियों में यह दोष भंग है। हाँ, वृश्चिक लग्न के बारे में एक बात छूट गई थी कि यदि चंद्रमा नीच का होकर लग्न में भी बैठा हो तो भी यदि वह गुरु या मंगल की दृष्टि पे होगा तो उसका यह योग भंग हो जाएगा, यह दोष जो है वो भंग हो जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, मकर लग्न की बात हो गई। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न की। कुंभ लग्न में चंद्रमा जो है वो छठे भाव का स्वामी बनता है। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा बनकर यदि कुंभ लग्न में चतुर्थ भाव में उच्च का होकर बैठे तब यह दोष भंग हो जाएगा। अन्य किसी स्थिति में यह दोष भंग नहीं होता है। इसके बाद अंतिम लग्न जो है मीन लग्न। मीन लग्न में चंद्रमा पंचमेश होता है और सर्वशुभ होता है। मीन लग्न में यदि चंद्रमा पंचम भाव में हो, नवम भाव में हो, या फिर नवम भाव में नीच का होकर हो, या फिर पंचम भाव में स्वराशि का हो, या फिर तृतीय भाव में उच्च का हो तो यह दोष भंग हो जाता है। इसके अलावा कहीं भी चंद्रमा बैठा हो, यदि गुरु की और मंगल की चतुर्थ और अष्टम जैसा कि पहले बताया है, और गुरु की नवम और पंचम दृष्टि पे यदि चंद्रमा होगा तो यह दोष स्वतः भंग हो जाएगा। अन्य किसी स्थितियों में केमद्रुम दोष भंग नहीं होता है। तो आप यह जान लें कि इस सारे लग्नों में इतने अपवाद हैं कि बहुधा लोग व्यर्थ ही डरते हैं और उनकी कुंडली में केमद्रुम दोष भंग हो गया होता है। लेकिन अगर आपने किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली दिखाई है और वास्तव में आपकी कुंडली में केमद्रुम दोष है तो आपको मैं उपाय बता देता हूं। केमद्रुम दोष में सबसे पहले आपका जो लग्न है उस लग्न के अनुसार अपने भाग्येश और अपने पंचमेश का रत्न धारण करना चंद्रमा के लिए लाभदायक हो सकता है। पहली चीज, मतलब इस दोष में लाभदायक हो सकता है चंद्रमा के लिए। दूसरी चीज कि आप पूर्णिमा का व्रत करें तो यह दोष काफी हद तक आप अपना जो इफेक्ट है, अपना दुष्प्रभाव है वो कम कर देता है। उसके अलावा आप शिव की नियमित आराधना करें और नियमित उनको जलाभिषेक करें, दुग्धाभिषेक करें। पूरे श्रावण मास में आप नियमित रोज शिव का जलाभिषेक करें, रुद्राभिषेक कराएं। मासिक शिवरात्रि पर रुद्राभिषेक करें। उसके बाद महाशिवरात्रि पे शिव का रुद्राभिषेक करें। एक और सोमनाथ शिवलिंग का दर्शन करके वहां पे यदि आप रुद्राभिषेक करें तो आपका केमद्रुम दोष का प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। देखिए, कोई भी दोष कुंडली से कभी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ उसका परिहार हो सकता है, उसका प्रभाव कम किया जा सकता है। तो आप इसके अलावा ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का आप अधिकतम जप करें। यदि 1.25 लाख जप हो जाएगा तो वैसे भी उसका प्रभाव क्षीण हो जाएगा। तो ये केमद्रुम दोष का ये वास्तविकता है और ये स्थितियां हैं जिनमें भंग होता है। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।